तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको कह रहे हैं कि यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है? सो कैपेसिटेंस जो है उसका यूनिट जो है वो फैरेड है। 1 फैरेड की क्या डेफिनेशन है? 1 फैरेड की डेफिनेशन ये है कि Q इज इक्वल टू सी वी, ये कैपेसिटर की इक्वेशन है। Q क्या है? यहाँ पे चार्ज है, सी कैपेसिटेंस है, वी वोल्टेज है। कैपेसिटेंस जो है वो एक किसी भी कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी होती है। कैपेसिटेंस क्या बताती है? उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी। कैपेसिटर डिवाइस ही ऐसे जो कि एनर्जी को स्टोर करता है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस करता है। और जो एनर्जी होती है कैपेसिटर की, दैट इज गिवन बाय 1/2 CV², 1/2 CV² की से उसको दिया जाता है। एंड जो इसमें सी है वो कैपेसिटेंस है, इसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी है। चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है। अच्छा, अब सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q/V। अगर 1 कूलम का चार्ज हो एंड कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो हम कहते हैं कि कैपेसिटेंस जो है ना वो 1 फैरेड की है। तो फैरेड इसका यूनिट है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैसेज इज गिवन बाय, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैसेज इज गिवन बाय, टू मैसेज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, F इज इक्वल टू G m1 m2/r²। इसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। m1 क्या है? फर्स्ट बॉडी का मास है। m2 क्या है? सेकंड बॉडी का मास है। और r क्या है? उन बॉडीज के बीच में डिस्टेंस है। मैंने यहाँ पे r को रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर लिया हुआ है, तो इसको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या स्टेटमेंट है? कि दोनों जो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, अच्छा याद रखिएगा कि ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है। जिस तरह इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है, बट ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा क्या होगी? ठीक है, ये हमेशा क्या होगी? ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो ये क्या होता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द चार्जेस बिटवीन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा जी, विच कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? विच कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है ना वो किस कलर की है? ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है वो किस कलर की है? अच्छा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है वो है हमारे पास वॉयलेट कलर की। ठीक है, सो वेवलेंथ एंड एनर्जी का जो है ना कॉन्सेप्ट है, रिलेट करता है लाइट की एनर्जी के साथ, तो वो मैं बता देता हूँ। तो याद रखिएगा कि लाइट एनर्जी जो है वो E इज इक्वल टू HF की फॉर्म में भी लिखी जाती है। एनर्जी E है, एज यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, एंड F फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो E इज इक्वल टू HF होती है। और जो वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ वेव है एंड उसकी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज गिवन बाय V इज इक्वल टू F लैम्डा। अब जो विजिबल लाइट होती है ना, इसकी डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है। वॉयलेट जो कलर है, वॉयलेट जो कलर है इसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होती है, वेवलेंथ इसकी सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट होती है, लेकिन इसकी जो एनर्जी है, ठीक है, वो हाईएस्ट होती है। एनर्जी जो है वो क्या होती है इसकी? सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। तो ये जो डिफरेंट 7 कलर्स हैं, 7 कलर्स का जो स्पेक्ट्रम बनता है, इसमें से एनर्जी सबसे ज्यादा हाईएस्ट वॉयलेट कलर की होती है एंड वेवलेंथ जो है वो इसकी सबसे शॉर्टेस्ट होती है। अच्छा, एनर्जी और वेवलेंथ फॉर द केस ऑफ अ वेव, फॉर अ लाइट वेव, ठीक है, ये रेसिप्रोकल चलती है, ये ऑपोजिट में चलती है। देखो, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ तो सबसे कम है, लेकिन एनर्जी उसकी क्या है? सबसे ज्यादा है। ठीक है, और एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है यहाँ पे जो मैंने रेसिप्रोकल का पढ़ी, बल्कि प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किसी भी लाइट की, किसी भी कलर ऑफ लाइट की, तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो ये चीज है। सिस्टम में नेशनल यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिस्टम में नेशनल यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है। ठीक है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है फ्रीक्वेंसी। तो T इज इक्वल टू 1/F होता है, F इज इक्वल टू 1/T होता है। टाइम पीरियड सेकंड में मेंशन होता है, पर सेकंड हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा, सेकंड रेज टू द पावर -1 जो है ना, ये हर्ट्ज कहलाता है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसको आप हर्ट्ज कहते हो। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, जो वेव्स है इनकी 2 टाइप्स हैं। एक है इसकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, दूसरी है ट्रांसवर्स वेव्स।
बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यू शुड रिमेंबर इट फॉर योर इंट्रेंस टेस्ट एग्जाम। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं कि जिनमें में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मीडियम के पैरेलल चलते हैं, वो मीडियम के पैरेलल प्रोपोगेट करते हैं। प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है? ट्रैवल करना, ट्रैवल करते हैं, मीडियम के पैरेलल प्रोपोगेट करते हैं, मीडियम के पैरेलल ट्रैवल करते हैं। प्रोपोगेशन क्या है? वेव की ट्रैवल। ट्रांसवर्स वो होते हैं इसमें पार्टिकल जो होते हैं वो मीडियम के परपेंडिकुलर होते हैं। पार्टिकल जो है वो मीडियम के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दिया। अच्छा, फिर इससे पहले एक आते हैं वेव की दो जो बेसिक टाइप्स हैं, दो जो बेसिक टाइप्स है ना वेव्स की, ठीक है, वेव्स की जो टू बेसिक टाइप्स हैं, सबसे पहले मैं उनकी बात कर लेता हूँ। उसमें पहली जो टाइप है वो है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स का मतलब क्या है कि ऐसी वेव जिनको गुजरने के लिए, जिनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। विदाउट मीडियम वो ट्रैवल नहीं कर सकती, विदाउट मीडियम जो है ना वो ट्रैवल नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल एक रोप है, उसको मैंने एक बॉल के साथ अटैच किया, मैंने जर्क दिया, अब इसमें एक वेव पैदा हो रही है। तो यहाँ पे मीडियम क्या है? रोप मीडियम है, रोप मीडियम है। वाटर के अंदर जो वेव्स हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं, ठीक है। साउंड वेव्स भी मैकेनिकल वेव्स हैं, उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। मीडियम नहीं होगा साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। जो लेट से एक रूम में मेरे साथ एक बंदा बैठा है, वो बोल रहा है, उसकी आवाज जो मेरे कानों में ट्रैवल होकर आ रही है, मेरे कानों में पड़ रही है और मेरा दिमाग उसको इंटरप्रेट कर रहा है, फिर वो सारा प्रोसेस जो है उसका, तो वो साउंड कहाँ से ट्रैवल करता हुआ आ रहा है? जो उसने बोला है वो एयर के थ्रू ट्रैवल करता हुआ आ रहा है। तो साउंड वेव्स को भी मीडियम चाहिए होता है। फिर दूसरी टाइप ऑफ वेव्स में जिनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, जो विदाउट मीडियम ट्रैवल कर लेती हैं, उन वेव्स को हम जो है वो नाम देते हैं, ऐसी वेव्स को हम लोग नाम देते हैं विच रिक्वायर नो मीडियम, उनको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे रिक्वायर नो मीडियम। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे कैन ट्रैवल विदाउट मीडियम, बगैर मीडियम के वो ट्रैवल कर सकती हैं। so they do not require any medium to travel। जिस तरह रेडियो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता, कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता, ठीक है। लाइट, लाइट कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है। सन से लाइट कहाँ पे आ रही है? अर्थ पे आ रही है। सन से अर्थ तक जो लाइट आ रही है, इसके बीच में तो स्पेस है, स्पेस में कोई मीडियम तो नहीं है, स्पेस तो वैक्यूम है, वहां पे एयर भी एब्सेंट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच रिक्वायर नो मीडियम। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वेव्स का। और फिर ये जो दो फॉर्मूलाज मैंने बताए, एक v इज इक्वल टू एफ लेमडा, सेकेंडली ये E इज इक्वल टू एच एफ। एच इसमें जो है ना वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। एच क्या है यहाँ पे? प्लैंक्स कांस्टेंट है। एंड याद रखना, आगे जाके मैं बात करूंगा तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, लाइट की डुअल नेचर है। लाइट जो है ना उसकी डुअल नेचर है, डुअल नेचर है, ये उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यानी लाइट पार्टिकल के तौर पे भी ऐड कर सकती है एंड लाइट वेव के तौर पे भी ऐड कर सकती है। तो इस पे मैं जब आगे एमसीक्यूज आएंगे तो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो इसको 40 तक कंप्लीट करते हैं, देन आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस। व्हिच हैज हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अब मुझे कहता है कि समटाइम्स कुछ बीच में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि भाई उसमें इंसान कहता है कि ये अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पूछ ले, भाई डायमंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है, तो वो टेबल्स बने हुए होते हैं, जब हम अपनी बुक्स में से पढ़े होते हैं तो राइट साइड पे टेबल्स बने हुए होते हैं कि जिसका इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इतनी इसकी इतनी लेटेंट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, तो ये सारी चीजें, तो हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होगा। तो डायमंड जो है इज द मोस्ट सॉलिड कंपाउंड एग्जिस्ट, जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करता है, स्ट्रॉन्गेस्ट अकरिंग कंपाउंड है। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? वो ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? मैंने प्रीवियस एमसीक्यूज में करवाया, रेशो है बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर द इमेज इज फॉर्म, ठीक है। तो याद रखना हमेशा कनकेव मिरर का जो इमेज होता है वो रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। अगर उसका
ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो उसकी फोकल लेंथ के इक्वल है। अच्छा, कनकेव मिरर जो है और या कनकेव लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस, वो डाइवर्जिंग लेंस है, वो लाइट को स्प्रेड करता है। ठीक है, सो इनकी प्रॉपर्टीज मैंने प्रीवियस एमसीक्यूज में करवाई थी कुछ, फिर मैं बता दूंगा। तो वेव से रिलेटेड ही अगला क्वेश्चन है, क्योंकि वेव से रिलेटेड अब ये क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी डिटरमिन द लाउडनेस ऑफ साउंड। अच्छा, मैं पहले ही बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बड़ा फ्रीक्वेंटली आता है। लाउडनेस ऑफ साउंड तीन चीजों पर डिपेंड करती है। लाउडनेस ऑफ साउंड सबसे पहले डिपेंड करती है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी पे। साउंड को प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेटिंग बॉडी से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो एरिया ज्यादा है अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का, तो लाउडनेस ज्यादा होगी। दो ड्रम्स हैं, एक ड्रम मेरे पास है, एक लेट से आशिर के पास एक ड्रम है, एक स्टूडेंट है आशिर, उनके पास है ड्रम। तो अगर मैं इस ड्रम को बीट करूंगा, तो इससे जो सेम फोर्स से मैं दोनों ड्रम्स को स्ट्राइक करूंगा, तो जिस ड्रम का एरिया ज्यादा है उससे जो साउंड होगा प्रोड्यूस वो ज्यादा लाउडर होगा, ज्यादा लाउडर होगा। लाउडर, लाउडर की स्पेलिंग गलत हो गया, सो इसको रफ कर लेते हैं। तो हमारा ज्यादा लाउडर होगा, ज्यादा लाउड होगा। ठीक है। अच्छा, फिर डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितना है बॉडीज का। एक जगह पे एक स्पीकर लगा हुआ है, इसमें से कुछ साउंड आता है। इफ आई एम सिटिंग नियर दैट स्पीकर, तो मेरे मुझे जो है ना ज्यादा लाउड साउंड आएगा। अगर इफ आई एम सिटिंग अवे फ्रॉम द स्पीकर, तो मुझे जो साउंड आएगा वो फेड हो जाएगा, उसकी लाउडनेस कम हो जाएगी। डिस्टेंस। एंड सेकेंडली एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैंने बताया ना कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। सो एम्पलीट्यूड क्या है? जब बॉडी वाइब्रेट करेगी तो अपनी मीन पोजीशन से उसकी एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्टेंस है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। यानी कि टू साउंड वेव्स हैं, एक यूं है और एक साउंड वेव है जो कि यूं है। इस साउंड वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है अपनी मीन पोजीशन से। एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? तो भी आपकी लाउडनेस जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है जी, तो एक्सप्लेन कर दिया। साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन देता हूँ ना, इनको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में काम आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये उसी सेम डिफिकल्टी लेवल के ऊपर मैंने चीजें बनाई हुई है। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमीटर यूज होता है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज होता है। गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर नहीं कर सकता, उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकता है, याद रखना। और ओम मीटर रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले तो मैं ये बता दूं। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो वैल्यू शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल में लो वैल्यू शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। इनके पैरेलल में लो वैल्यू शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। So, तो ये एमीटर में बन जाता है, एमीटर बन जाता है। एमीटर जो है वो सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है टू फाइंड द करंट। इसको सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। सीरीज में चार्जेस और करंट ये चेंज नहीं होते, ये सेम रहते हैं, ये सेम रहते हैं। पैरेलल में, पैरेलल में क्या होता है? सो पैरेलल के केस में वोल्टेज सेम रहती है। जब डिवाइसेस या कंपोनेंट्स आपस में पैरेलल में लगे हुए तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी, करंट डिवाइड होगा। सीरीज में करंट सेम रहेगा, वोल्टेज डिवाइड होगा। तो एमीटर बनाना है गैल्वेनोमीटर को, तो उसके पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगा दो। ये सारे का सारा स्ट्रक्चर, ये जो ये चीज बनी है ना, ये जो आप सारा स्ट्रक्चर बन गया, ये एमीटर बन गया, ये एमीटर बन गया। लेकिन एमीटर को सर्किट के अंदर लगाया जाता है सीरीज में, क्योंकि एमीटर ने क्या मेजर करना है? करंट। तो करंट सीरीज में सेम रहता है, चार्जेस सीरीज। अच्छा, अब इससे अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीरीज में हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगाई जाती है। शंट का मतलब होता है लो वैल्यू, एंड इसको बनाने के लिए, वोल्ट मीटर बनाने के लिए, इसके साथ पैरेलल, इसके साथ सीरीज में लगाया जाएगा हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। तो ये आप सारे का सारे जो मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, ये वोल्ट मीटर बन गया। ये अब
यहाँ पे एक और एक यहाँ पे इसका टर्मिनल बनाएंगे, ये वोल्ट मीटर बन गया, ये वोल्ट मीटर बन गया। और वोल्ट मीटर को सर्किट के अंदर, वोल्ट मीटर को सर्किट के अंदर पैरेलल में लगाया जाता है। पैरेलल में क्यों लगाया जाता है भाई? पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है ना, इसमें तो वोल्टेज मेजर करनी है, तो पैरेलल में लगाया जाता है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज जीरो। कॉमन सेंस की बात है, ये तो चॉइस ना भी हो तो जीरो है भाई। वेलोसिटी का चेंज क्या है? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब डेल्टा वी यानी ये जो ऊपर चेंज ऑफ वेलोसिटी है यही जीरो है, डेल्टा वी ही जीरो है, डेल्टा वी जीरो, जीरो बाय टी क्या हो जाएगा? जीरो। तो एक्सेलरेशन क्या आ गई? जीरो। एक्सेलरेशन क्या आ गई? जीरो आ गई।